नमस्कार। कन्वाबाई कॉलेज की इस दूसरी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल वाली क्लास में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में विस्तार से पढ़ा। इस क्लास में हम देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। देशांतर रेखाओं को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों मिलकर के ही ग्लोब पर एक ग्रिड का निर्माण करती है, एक अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल निर्मित करती है ना। और उस जाल की सहायता से किसी भी स्थान की अवस्थिति के बारे में हम अध्ययन कर पाते हैं। तो समय न लेते हुए मैं पुनः कल की तरह इस ग्लोब का प्रयोग करूंगा यहाँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ये ग्लोब है, ये मैंने अक्षांश रेखाएं कल आपको बताई थी, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। देखिए, मैं बोर्ड पर ग्लोब डायग्राम बनाता हूं। ये मान के चलिएगा, ये कल मैंने आपको अक्षांश रेखाएं बताई थी, ठीक है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होती है और ये हमेशा ध्रुव से ध्रुव की ओर होती है। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एनपी, एसपी, ठीक है। और ये हमेशा ध्रुव से स्टार्ट होकर के ध्रुव तक जाती है, ध्रुव से स्टार्ट होकर के ध्रुव तक जाती है, ध्रुव से स्टार्ट होकर के ध्रुव तक जाती है हमेशा। तो इस प्रकार ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, देशांतर रेखाओं की परिभाषा की बात करें, तो देखिए जैसे पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा होती है ना, सभी अक्षांशों के मध्य की रेखा भूमध्य रेखा होती है। ऐसे ही सभी देशांतरों के बीच की एक रेखा होती है प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना, जिसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन, मुख्य देशांतर रेखा, जिसको के अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कह देते हैं, ग्रीनविच लाइन भी इसी को कह देते हैं ना। और इसका जो मान होता है वो होता है 0 डिग्री। इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए, मुख्य देशांतर रेखा और धरातल के किसी भी स्थान पर, धरातल के किसी भी स्थान पर, मान लीजिए ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, ये स्थान है, कोई भी स्थान हो धरातल के ऊपर, प्रधान मध्याह्न रेखा और धरातल पर स्थित किसी भी स्थान के अक्षांश वृत्त, देखिए अक्षांश रेखाएं ऐसे होती है ना, ये ऐसे होती है ना अक्षांश रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं होती है इस तरीके से। तो प्रधान मध्याह्न रेखा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, प्रधान मध्याह्न रेखा और धरातल पर किसी भी स्थान के मध्य, प्रधान मध्याह्न रेखा है और धरातल पर ये स्थान है, इनके मध्य किसी भी अक्षांश वृत्त के अंश, जो चाप है उसकी जो अंश की दूरी है, यानी अक्षांश रेखाएं ये होती हैं और देशांतर रेखा ये है। तो इस देशांतर रेखा से इस स्थान के बीच की जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा का जितना भी अंशों में मान है, अंशों में मान है, उसको कहते हैं देशांतर रेखा। तो देखिए, यहां से यहां तक मान के चलिएगा कि 50 डिग्री है, अंश में मान 50 डिग्री है, तो ध्रुव से इस स्थान से होती हुई रेखा ध्रुव तक मिलेगी, तो ये देशांतर रेखा है, ठीक है। अभी बहुत सारे स्थान, एक स्थान मैंने ये बताया था, तो एक इससे होती हुई रेखा जाएगी, ये स्थान है इससे होती जाएगी। तो ये जो अक्षांश रेखा वाला भाग है, इसकी दूरी हम अंशों में नापते हैं और अंशों में नापते हैं, वही देशांतर उस स्थान का कहलाता है।
सही शब्दों में अगर करें तो ग्लोब के ऊपर प्रमुख यामोत्तर किसको कहते हैं? इसी देशांतर रेखा को कहते हैं। यामोत्तर भी इसी को कहते हैं, प्राइम मेरिडियन भी इसी को कहते हैं, ग्रीनविच लाइन भी इसी को कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी इसी को कहते हैं। कई नामों से इसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज ना हो आप। तो इस प्रमुख यामोत्तर से ग्लोब के ऊपर किसी भी स्थान के मध्य की दूरी जो किसी भी अक्षांश वृत्त पर अंशों में डिनोट की जाती है, वो उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। और समान ऐसे मिलाने वाले बिंदुओं से होकर जो रेखा गुजरेगी वो पूरी कहलाएगी देशांतर रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से देशांतर रेखा क्या है? ये भी अक्षांश रेखाएं क्षैतिज होती हैं, वो कोणीय दूरी है, और ये लंबवत होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम कटिबंधों को देखते हैं। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, जोन, इंग्लिश में जोन कहते हैं। कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये कटिबंधों का निर्माण करती है। ये कटिबंध है। कटिबंध का तात्पर्य है क्षेत्र। तो ये तापमान के क्षेत्र, दाब के क्षेत्र, इनको दिखाती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, जैसे ये एक देशांतर रेखा है, ये इसके साथ अन्य देशांतर रेखाएं, तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं गोर। ठीक है, उनको कटिबंध कहते थे अक्षांश वाले क्षेत्र को, इनको गोर बोलते हैं। और इनके माध्यम से हम क्या डिनोट करते हैं? हम समय को देखते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं में हम क्षेत्र को देखते हैं, कटिबंध को देखते हैं, और देशांतर रेखा में हम समय को देखते हैं। ठीक है, इस एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर हम जाएंगे तो टाइम में क्या फर्क आया, टाइम में क्या चेंज आया, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो टाइम में क्या फर्क आया, यहाँ से तीसरे देशांतर रेखा में जाएंगे तो टाइम में क्या फर्क आया, है ना। देशांतर का जो मुख्य कार्य है देशांतर रेखा का, वो केवल समय का मापन है। ठीक है, अब आप समझ गए देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे खरबूजे का मैंने कल उदाहरण बताया था पिछले वीडियो में, तो उसमें आपने ये देखा था कि उत्तर से दक्षिण की ओर खरबूजे के अंदर भी किस प्रकार से खरबूजा होता है, उसमें उत्तर से दक्षिण जैसे फांके होती हैं, तो यही देशांतर रेखाएं होती है ना। अब मैं इसी में आगे आपको बताता हूँ कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या, कल वाले वीडियो में थोड़ा सा बच्चों की शिकायत आ रही थी कि आप छोटा छोटा लिखते हैं सर, तो मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है 0 डिग्री, मैं ग्लोब पे बताता हूं आपको कि ग्लोब है मेरे पास। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये इसको मैंने डार्क कर दिया है, ब्लैक कलर से मैंने इसको डार्क कर दिया है, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, अब प्रधान मध्याह्न रेखा है ये। अब इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में, प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में दोनों तरफ देशांतर रेखाएं हैं, है ना, दोनों तरफ देशांतर रेखाएं हैं। तो जो पूर्व की ओर है, अब ऐसे देख लीजिएगा आप, इस रेखा के उधर पूर्व है और इस रेखा के इधर पश्चिम है। ठीक है, तो पूर्व की ओर जो देशांतर रेखाएं वो पूर्वी देशांतर कहलाएंगे, और जो पश्चिम की ओर जो रेखाएं वो पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। लेकिन ये पश्चिमी देशांतर कहां तक हैं? ये देखिए, एक लाइन और है, इधर मैंने एक डार्क लाइन कर दी है, ये यहां तक है। ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। ये देखिए, ये प्रधान मध्याह्न रेखा है, ग्रीनविच लाइन है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। इसके पूर्व की ओर आप जाइए, उधर पूर्व की ओर आप जा रहे हैं, पूर्व की ओर जाते जा रहे हैं, देखिए पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर 180 डिग्री
ओर गए, 180 डिग्री पूर्व की ओर गए, तो यहां तक तो ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे सारे। और इधर इसके इस तरफ पश्चिम की ओर ये सारे पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है, और ये जो रेखा है 180 डिग्री, ईस्ट 180 डिग्री और वेस्ट 180 डिग्री, यानी कि पूर्वी 180 डिग्री और पश्चिमी 180 डिग्री देशांतर एक ही होता है। ये कॉमन होती है दोनों स्थिति में। ये रेखा इधर से जाएंगे तब भी वही 180 एक ही होती है, उधर से आएंगे तब भी 180। बस फर्क ये रहता है कि ईस्ट की ओर से गिनते हुए में आ रहे हैं तो पूर्वी देशांतर कहेंगे 180 पूर्व, और इधर से पश्चिम से गिनते जा रहे हैं तो 180 पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक है, तो 180 इधर और 180 इधर, तो देखिए इनकी संख्या कितनी हुई, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हुई। देशांतर रेखाओं देखिए, एक समतल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इधर भी मैं सीधी सीधी आपको समझाने के लिए कर देता हूं। इधर भी 180 है, 180 वेस्ट है, और इधर भी 180 है, 180 डिग्री ईस्ट है, यानी 180 उधर और 180 इधर है ना। तो 180 वो और 180 वो, यानी 180 और 180 बराबर 360। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ रहा होगा, अभी तो मैं आपको बता रहा था कि 180 डिग्री इधर भी कॉमन है और इधर भी, यानी कि दोनों एक ही है, तो ये 360 ना होकर के ये 359 होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 359 ही होती है। लेकिन एक 0 डिग्री देशांतर भी तो है, ये बिल्कुल बीच में, जिसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं, एक ये भी तो है, तो इसको जोड़ देंगे हम, इसमें +1 कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी 360 ही होगी। तो इनकी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 ही होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए आपको, है ना। अब देखिए मैं आगे आपको थोड़ा सा कुछ तथ्यों की बात बताता हूँ। इसमें मैंने आपको बता दिया कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं रखेंगे आप। अब देखिए मैं समतल सतह पर बताने की कोशिश करता हूँ, समतल सतह पर बताता हूँ आपको। मान के चलिएगा ये मैंने ग्लोब को खोल दिया है, पूरे ग्लोब को खोल दिया है, समतल कागज पर लेकर के आ गया, तो ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है तो ऐसे करके मैं इधर भी बना देता हूँ, पश्चिमी देशांतर बना देता हूँ, और ये जो देशांतर है ये वाली है, ये 180 डिग्री वेस्ट है, 180 डिग्री वेस्ट है, और ये 180 डिग्री ईस्ट है। इधर भी बना देता हूँ देशांतर रेखा। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये 180 वाली लाइन ये जो है देशांतर की, ये और ये 180 ईस्ट वाली एक ही है। इसको साधारण कागज के आधार पर आप देखिएगा, ये देखिए मेरे हाथ में कोई कागज है, और इस कागज को मैं ऐसे रखता हूं, और इस कागज पर मान के चलिए मैंने एक ये लाइन बना दी है, ये लाइन ये वाली हो गई 180 डिग्री वाली, और इसी पर एक लाइन में यहां बना देता हूं, ये 180 डिग्री ये वाली हो गई ईस्ट वाली। अब इस कागज को आप देखना, ये दोनों लाइनें जो है 180 डिग्री वेस्ट वाली और 180 डिग्री ईस्ट वाली। अब पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है ये आप जानते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा गोलाकार, तो ये घूम करके ऐसे हो जाएंगे, ये गौर से देखिएगा आप, घूम करके ये ऐसे हो जाएंगे ये। तो 180 डिग्री फिर से समझ लीजिएगा, 180 डिग्री वेस्ट वाली है ये और 180 डिग्री ईस्ट वाली है ये, और पृथ्वी को गोल है, पृथ्वी को इसको गोलाकार में घुमाता हूं, और गोलाकार घुमाने पर ये पीछे से देखने पर आपको ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देंगे। तो यानी कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन होती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आप दूर कीजिएगा। इससे आगे जो नेक्स्ट है मैं आपको बता दूं कि इनके जो मान हैं अंशों में व्यक्त करते हैं। कल मैंने बताया था आपको, इसको डिग्री कहते हैं,
डिग्री के बाद मिनट्स होती हैं और फिर सेकंड होती है। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, कल जो मैं मिनट सेकंड और वो बता रहा था ना आपको, वो दूरियां थी, लेकिन आज ये समय है, ये टाइम ही होता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं द्वारा हम टाइम को डिनोट करते हैं, तो इसीलिए ये डिग्री मिनट और सेकंड ये टाइम वाले ही हैं। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कल तो मैंने आपको बताया था कि वो दूरी बता रहे थे, हम कोणीय दूरी बता रहे थे, वो अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में था। लेकिन देशांतर रेखाओं के संदर्भ में डिग्री मिनट और सेकंड जो होते हैं, इनके द्वारा हम समय को ही दिखाते हैं। देशांतर रेखा को समय के लिए ही प्रयोग में लाया गया था। अब मान लीजिएगा समय को कैसे नापते हैं, और ये भी एक थोड़ा सा प्रश्न आने लगा कि समय को कैसे अपन देखते हैं। समय से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो देशांतर रेखा है, बीच में भूमध्य रेखा भी चलती है इनमें। ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो बीच में जो अक्षांश रेखा गुजरती है, उस अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है, दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है दो देशांतरों के बीच की दूरी। कहां पर? इस भूमध्य रेखा पर, यहां बिल्कुल भूमध्य रेखा पर। लेकिन ध्रुवों की ओर जाते जाएंगे हम, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में, ये दो देशांतर मतलब एक देशांतर और एक देशांतर, ये और यहाँ आकर के इनका क्षेत्र बढ़ जाएगा और यहाँ आकर के फिर नजदीक हो जाएंगे और ध्रुवों पर जाकर के ये बिंदुओं के रूप में हो जाएंगे। तो भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान रहती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग समान रहती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर घटती चली जाती है, कम होती चली जाती है और ध्रुवों पर जाकर के केवल एक बिंदु के रूप में रह जाती है। ठीक है, अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप कि धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर प्रत्येक स्थान का कोई ना कोई देशांतर होता है। यह विशेष ध्यान रखेंगे, प्रत्येक स्थान का कोई ना कोई देशांतर होता है। ये ग्लोब है, देखिए इस ग्लोब पर कोई सा भी स्थान हो, यहाँ 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 कहीं पर भी आप देख लीजिएगा, हर जगह का कोई ना कोई देशांतर जरूर होगा। अगर देशांतर नहीं होगा तो केवल ध्रुवों का नहीं होगा, ध्रुवों का कोई देशांतर मान नहीं होता है। ठीक है, केवल ध्रुव के अलावा कोई स्थान है तो वहां का देशांतर ये मान जरूर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे मैं आपको और एक चीज बताता हूं, मेरे को चीजें याद आती जा रही हैं, आपको बताता जा रहा हूं। देखिए ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, ये प्रधान मध्याह्न रेखा एक यामोत्तर है और ये एक बृहद वृत्त होता है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री और पीछे क्या है 180 डिग्री। ऐसे देखिए, मैं ग्लोब को ऐसे कर देता हूं, ये देखिए ये 0 डिग्री है और ये इधर 180 डिग्री है। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा बृहद वृत्त होता है, यानी कि आधा तो एक गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, और आधा पश्चिमी गोलार्ध में। अब मान लीजिएगा यहाँ पर 100 डिग्री ईस्ट देशांतर है, 100 डिग्री ईस्ट देशांतर है मान के चलेगा, और 100 डिग्री ईस्ट देशांतर के विपरीत भी 100 डिग्री वेस्ट देशांतर होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इधर का जो देशांतर रेखा है ना, वो देशांतर रेखा दूसरी तरफ भी घूम करके एक बृहद वृत्त का निर्माण करती है। और जितने भी देशांतर रेखाएं हैं, जितनी भी देशांतर रेखाएं, उनकी लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं में जो भूमध्य रेखा होती है वो सबसे लंबी होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता। देशांतर रेखाओं में सभी देशांतर रेखाएं समान होती हैं, है ना। और देशांतर तो सॉरी, थोड़ा वीडियो में थोड़ा गड़बड़ हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब आप इसमें देखिएगा कि
एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में जितनी दूरी होती है 60 डिग्री अक्षांश के पास उसकी आधी रह जाती है और 90 डिग्री अक्षांश के पास जाकर के एक बिंदु बन जाता है, शून्य रह जाती है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच में जितनी दूरी होती है, यानी कि एक बोर के अंदर जितनी दूरी है वो 60 डिग्री अक्षांश पर जाकर के उसकी आधी हो जाती है और 90 डिग्री पर जाकर के वो शून्य हो जाती है। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है। अब हम समय के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, टाइम के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। वैश्विक समय यूनिवर्सल टाइम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए यूनिवर्सल टाइम क्या है, वैश्विक समय क्या है कि पूरे संसार का जो समय है वो क्या एक उनकी घड़ी में, सभी देशों की घड़ी में एक ही बजते रहेंगे या अलग अलग देशों की घड़ियों में अलग अलग बजते रहेंगे, या स्थानीय यानी कि लोकल टाइम होगा, यानी कि स्थानीय समय होगा, या फिर किसी भी देश का होल कंट्री टाइम होगा क्या पूरे देश का एक समय होगा? तो ये बड़ी भारी समस्या होती है कई बार कि यूनिवर्सल टाइम, वैश्विक समय संसार का एक ही रहेगा सभी देशों में, या अलग अलग देशों में अलग अलग होगा, या स्थानीय मान होगा। जैसे हमारा देश है, हमारे पूरे देश में एक ही टाइम रहता है, तो कई सारे देशांतर है, हर देशांतर पर अलग अलग समय होता है। स्थानीय समय क्या है कि प्रत्येक देशांतर का अपना अपना समय। अब इस समय को कैसे नापते हैं? देखिए 0 डिग्री देशांतर है, ये मान के चलिएगा, ये 0 डिग्री देशांतर है, और ये 0 डिग्री देशांतर पर जो सूर्योदय जो होता है, मान लीजिएगा कि ये सूर्य है और सूर्य जो है 0 डिग्री देशांतर पर है, मान के चलिएगा, तो 0 डिग्री देशांतर पर लंबवत चमकता है, बिल्कुल सीधा चमकता है, ठीक है। तो वो टाइम क्या है? वो 0 बजे का टाइम है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे होते हैं, ठीक है, दोपहर के 12 बजे का टाइम है, आप ऐसे समझिएगा इसको, दोपहर के 12 बजे का टाइम है। लेकिन सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। तो पृथ्वी घूम रही है, तो अब जो देशांतर यहाँ है उसके सामने सूर्य यहाँ पर है, अब फिर घूम गई पृथ्वी, फिर सूर्य यहाँ पर है, तो इससे टाइम सबका अलग अलग होगा। 12 यहाँ बज रहे हैं आज, मान लीजिएगा जो दोपहर का समय है, यहाँ थोड़ी दोपहर हो रही होगी, यहाँ तो दोपहर नहीं है, यहाँ तो कोई और, यहाँ तो सुबह भी नहीं हुई अभी। अब जब यहाँ दोपहर है, इस जगह पर दोपहर है, और पृथ्वी घूम करके आएगी, ये वाला स्थान जब आ जाएगा यहाँ, तब दोपहर होगी इस जगह पर तो। लेकिन ये तो अभी पीछे ही है सूर्य से बहुत, सूर्य तो यहाँ पर है, तो ये समय की बड़ी भारी समस्या होती है। तो इस समय की समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय समय, यूनिवर्सल यानी वैश्विक समय, या किसी एक देश का मानक समय, इस प्रकार की धारणाएं निकल के सामने आती हैं। अब देखिए अपन यूनिवर्सल टाइम की बात करते हैं। 360 डिग्री देशांतर होते हैं, 0 डिग्री और 180 ईस्ट, 180 वेस्ट,
इनको मिलाकर के 180 देशांतर रेखाएं हैं। तो अब सॉरी माफ करना, 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो 360 देशांतर हैं। और पृथ्वी, ये सूरज है, सूरज के सामने पृथ्वी है। सूरज के सामने पृथ्वी जो है पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, यानी 360 देशांतर रेखाएं 24 घंटे में एक बार सूरज के सामने आती हैं, है ना। अगर हम 360 को दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 दिन जो है डे लाइट कोई नहीं, रात्रि के समय को जोड़ करके भी 24 घंटे का एक दिन माना जाता है, ठीक है। मैं भौगोलिक दिवस की बात कर रहा हूँ, सूर्य की रोशनी वाले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए 360 देशांतर रेखाएं हैं और 24 घंटे होते हैं। ये देशांतर हैं कि नहीं, 24 घंटे होते हैं। अगर 24 का 360 में अपन भाग लगा दें तो एक घंटे में 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री देशांतर का जो टाइम है, यानी कि ये 0 डिग्री है। तो अगर 15 डिग्री अगर ऐसे जाते हैं, 15 डिग्री अगर जाती है तो 1 घंटे का समय हम यहां पर काउंट करते हैं। 1 घंटे का समय हम काउंट करेंगे अगर 15 डिग्री ऐसे जाएंगे तो। समझ में आ रही बात आपको? 30 डिग्री जाते हैं तो 2 घंटे, है ना। और 360 डिग्री घूम के आते हैं तो 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी पूरी परिक्रमा करने में, 360 डिग्री घूमने में सूरज के सामने, है ना। तो 1 घंटे में 15 डिग्री का समय अपन मापते हैं। और एक देशांतर की बात करें हम, एक देशांतर की बात करें तो देखिए 1 घंटा जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटा में 15 देशांतर हैं। तो अगर 1 डिग्री देशांतर की बात करें तो कितना टाइम होगा? तो 1 डिग्री देशांतर के लिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट में 15 का भाग लगा देंगे हम, तो ये निकल करके आ जाएगा 1 डिग्री देशांतर बराबर 15 चौका 60, 4 मिनट। यानी कि एक देशांतर में जो टाइम लगता है, यानी कि ये एक देशांतर के बीच में जो टाइम लगता है वो 4 मिनट का है, 4 मिनट का है, ठीक है। और ये जो टाइम है कुछ पुस्तकों में 111.13 भी दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 111 ये 33, कुछ किताबें 33 से 32 किलोमीटर ये दूरी है। ये इतनी दूरी टाइम लगेगा 4 मिनट का। भूमध्य रेखा के संदर्भ में है, ये ध्यान रखना, ये भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं अपन, भूमध्य रेखा पर। तो 1 डिग्री देशांतर की जो टाइम देखते हैं अपन, जो टाइम देखते हैं वो 4 मिनट है। 1 डिग्री देशांतर का टाइम 4 मिनट है और ये दूरी 111.13 है कुछ पुस्तकों में, और कुछ पुस्तकों में 111.32 भी, ठीक है। तो इसमें जो ज्यादा एक्यूरेट है वो 111.32 है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। अब 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है और 360 डिग्री में 4 मिनट का गुणा कर देंगे, यानी कि 24 घंटे निकल करके आएंगे वो टोटल, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा और इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। वैश्विक समय की बात मैं कर रहा हूं आपसे कि वैश्विक समय यानी कि जो टाइम जोन है वैश्विक समय के, उनकी संख्या 24 है। 24 क्यों है? क्योंकि 360 डिग्री में 24 का हमने भाग लगाया है, तो 1 घंटे का समय के जोन बनाए गए। 1-1 घंटे पर टाइम बदलेगा विश्व के विभिन्न देशों का, लेकिन सुविधा की दृष्टि से विभिन्न देशों के आधे-आधे घंटे के भी टाइम जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। 1 घंटे की टाइम जोन्स की जगह आधे घंटे की, क्योंकि मैंने भी बताया था कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री का समय था, 15 डिग्री देशांतर का।
तो 30 मिनट का जो है 30 मिनट का 7.5 डिग्री देशांतर के अंतराल पर भी टाइम जोन्स बना दिए गए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। तो 24 घंटे की जगह 24 टाइम जोन्स की जगह 48 टाइम जोन्स इस समय वर्तमान में काउंट में लाए जाते हैं। तो ऑथेंटिक रूप से वैश्विक समय या वैश्विक जो टाइम जोन्स हैं यानी कि वैश्विक समय क्षेत्र हैं वो 24 हैं और संपूर्ण देश का अगर एक मानते हैं अपन तो उनको 48 माना गया। साढ़े सात घंटे पर चेंज किए जाते हैं, ठीक है। 1 घंटे पर वैश्विक समय देशों के लिए 48 टाइम जोन्स बना दिए गए। हर 7.5 देशांतर पर एक जोन बना दिया गया है। और स्थानीय समय तो 360 ही हो सकते हैं। एक देशांतर पर एक समय बन जाएगा, एक देशांतर पर एक समय बन जाएगा, ठीक है। तो 360 देशांतर है तो 360 टाइम जोन्स बन जाएंगे, है ना। तो स्थानीय समय 360 बन सकते हैं देशांतर पर। वैश्विक समय जो है वो 24 है। वैश्विक जो टाइम जोन है, वर्ल्ड टाइम जोन है या यूनिवर्सल टाइम जोन है वो 24 हैं। और विभिन्न देशों के अलग अलग जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए बना रखे हैं। तो ये तो 1 डिग्री पर माफ करना 1 घंटे पर एक टाइम जोन है 15 डिग्री देशांतर का। इन्होंने क्या किया है कि 15 देशांतर की जगह 7.5 देशांतर का एक टाइम जोन बना लिया। तो इसमें मैं आपको और आगे इसी में अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। इनको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए ये मैंने बता दिया वैश्विक समय जोन 24 जोन है ना। स्थानीय समय 360 है, लेकिन 360 के साथ साथ जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना वो भी स्थानीय समय हो सकता है ना। 1-1 मिनट में भी स्थानीय समय चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की बात नहीं है, कंफ्यूजन होने की बात नहीं है कोई भी। इसमें और आगे मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करता हूँ। भारत का जो मानक समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको IST कहते हैं, है ना। एक GMT होता है, तो देखिए IST क्या है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय, यानी कि विश्व के विभिन्न देशांतरों पर अलग अलग समय होता है। अब भारत में अगर भारत की बात करें, हम एक बात का रफ मानचित्र बना लेते हैं। अब आप भारत के मानचित्र में देखें तो भारत का जो ईस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट है वो 68 डिग्री 60 मिनट, और जो ईस्ट पार्ट है 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट ही है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब इस देशांतरीय विस्तार में ये भी ईस्ट वो भी ईस्ट इसलिए ईस्ट है क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर है वो यहाँ है, इससे इधर पूर्व ही है और इधर पश्चिम है, ठीक है। तो भारत जो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, जैसे भूमध्य रेखा को काटते हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, ऐसे ही प्रधान मध्याह्न रेखा से पृथ्वी को 2 भागों में काटें। जैसे ये ग्लोब है, यहाँ से काटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्ध हैं। ऐसे ही पृथ्वी को यहाँ से भी काटेंगे ना अपन तो भी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध 2 गोलार्ध बन जाते हैं। तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए 68 डिग्री 60 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट ये देशांतरीय विस्तार है भारत का। अब
68, 69, 70, 71, 72 और ये 90, 95, 96 ऐसे करके ये कितने सारे देशांतर हैं भारत के। तो कौन से देशांतर को भारत का मुख्य समय माने, या भारत के सभी देशांतरों पर आने वाले क्षेत्रों का अलग अलग टाइम होगा क्या? समझिए कि एक देशांतर ये है, ये अलग अलग देशांतर है भारत में, तो इनके सबके टाइम अलग अलग होंगे क्या? यहाँ वाले लोग अलग टाइम रखेंगे अपनी घड़ी में, यहाँ के लोग अलग टाइम रखेंगे, ये अलग टाइम रखेंगे, तो अलग अलग समय थोड़ी रखेंगे ये लोग अपनी अपनी घड़ी में ना। तो इस असुविधा से बचने के लिए, अब आप समझते हैं कैसे असुविधा क्यों है? असुविधा इसलिए है क्योंकि पूरे भारत का जो सरकारी टाइम है, केंद्र सरकार के जो ऑफिस हैं वो तो 10 बजे खुलते हैं, तो यहाँ पर 10 बजे ये अलग टाइम रखेंगे, ये अलग रखेंगे, ये अलग रखेंगे, तो बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए भारतीय मानक समय का कोई एक ऐसी देशांतर रेखा को मान लें जो बिल्कुल बीच में हो, पूरे उसका प्रतिनिधित्व करती हो, जिससे कि उसको स्टैंडर्ड मान लिया जाए, मानक मान लिया जाए पूरे देश की समय को, तो वो है 82.5 डिग्री देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। विद्यार्थियों थोड़ा सा लाइट की समस्या हो गई है, लाइट चली गई है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूं अपनी बात को। तो ये 82.5 डिग्री जो रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अगर आप कैलकुलेशन करके भी देखें, 68 डिग्री 7 मिनट प्लस 97 डिग्री 25 मिनट, इसको जोड़ करके 2 का भाग लगा दें तो 82.5 डिग्री ईस्ट निकल करके आएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट, तो इसको हमने भारत की मानक समय रेखा मान लिया। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से होकर के गुजरती है। याद रखना, ये बहुत से बच्चे गलतफहमी में रहते हैं, ये गलत तथ्य है। सही तथ्य ये है कि ये मिर्जापुर जिले से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद से भी, इलाहाबाद देखिए यहाँ पर है, इलाहाबाद से भी ईस्ट में है मिर्जापुर। ठीक है, 1906 में 1 जनवरी 1906 में एक भूगोलवेत्ताओं की गोष्ठी हुई और उसमें 1906 में हमारे देश की सरकार नहीं थी, अंग्रेजों की सरकार थी उस समय पर। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद से हटा करके थोड़ी सी पूर्व की ओर खिसका दी गई थी, क्योंकि जो इलाहाबाद से गुजरती थी उसका इस 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन के साथ में कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ अंतर आता था। लेकिन ये अगर 7.5 का भाग लगा, मैं बता रहा था ना आपको 30-30 मिनट पर टाइम जोन्स विश्व में बदल दिए गए हैं, तो 7.5 डिग्री का भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कटेगा ये 7.5 से। ठीक है, उस हिसाब से इसको 82.5 डिग्री पर लेकर के आए। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, और जो मिर्जापुर जिले से गुजरती है, मिर्जापुर जिले से गुजरती है, याद रखेंगे, ना कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, 1906 तक इलाहाबाद की नैनी से गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में ये मिर्जापुर जिले से गुजरती है। तो इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देशांतर रेखाओं का टॉपिक जो है आज हमने कवर करने की कोशिश की है, और अब क्योंकि थोड़ा सा रोशनी भी कम है, अब नेक्स्ट अगले टॉपिक को लेकर के मैं कल आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।